साथियों, बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम पर फिर से हमला हुआ है। क्यों हमला हुआ है? क्या ये एक साजिश के तहत हमला हुआ है या फिर किसी ने हमला करवाया है? एक बार नहीं दो बार हमला हो चुका है और बहुजन समाज पार्टी इस मामले में संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? और सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये है कि इस घटना को आखिर किसने कवर किया है। और आपको बता दें, एक एसपी साहब हैं जो मुजफ्फरपुर के एसपी साहब हैं, अभिषेक सिंह। ये महोदय कह रहे हैं कि जो कांवड़िया रास्ते से गुजरेंगे उनके लिए जो होटल वाले हैं वो अपने नाम का प्लेट बाहर लगाएंगे, बाकायदा जाति के नाम से, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि किस जाति का होटल है। तो आज इस बारे में भी बातचीत करेंगे और अभिषेक सिंह के बारे में भी बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये है, बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम तैयार है। बहुजन समाज पार्टी के लोग मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर क्यों बहुजन समाज पार्टी आगे नहीं बढ़ रही है, इसको लेकर के बहुत बड़ी खबर महेंद्र कुमार ने लिखी है, जो इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन ये जरूरी खबर है कि आखिर रामजी पाल गौतम पर हमला किसने किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर की अस्पताल की हालात क्या है, इस वीडियो में उसे भी जानते हैं। सबसे जरूरी खबर जो है आज, उस पर विस्तार से वार्ता हम करेंगे। और सोचिए, जिसने आरक्षण को खत्म करने की पूरी कोशिश किया हो, वो आज कह रहे हैं कि आरक्षण का खात्मा कांग्रेस पार्टी कर रही है। खैर, कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है और बीजेपी का कहना है कि आरक्षण कांग्रेस खत्म कर रही है। और सोचिए, मेरठ का भी खबर आज आपको बताऊंगा, बहुत ही निंदनीय खबर है। साथ में आपको बताएंगे वो खबर जो आज तक टीवी पर नहीं चलाई गई है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और इन जितनी खबरों को मैंने बताया उस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, खबर हम मेरठ से शुरू करेंगे और मेरठ में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं और इस सांप्रदायिक दंगे में आखिर किसका हाथ है, किसने किया है सांप्रदायिक दंगे? क्या ब्राह्मणों ने किया है, क्या क्षत्रियों ने किया है, या फिर किसी अन्य समुदाय के लोगों ने किया है? ये बहुत जरूरी है खबर जानना। दरअसल आज तक हमने सुना था कि दलितों पर अत्याचार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कहीं पर भी सूद समाज कर देता है। सूद ही कहेंगे क्योंकि जो बहुजन समाज है वो हमला नहीं करता है। जो हिंदुओं का शूद्र है वही हमला दलितों पर करता है। तो आज आपको बता दें, इन लोगों ने दलितों पर हमला नहीं किया है, तो फिर हमला किया किसने? और अभी तक भीम आर्मी वाले चुप क्यों हैं इस मामले पर? एक भी पोस्ट सामने क्यों नहीं आई है? आज हो सकता है इस वीडियो से लोगों के भावनाओं को आहत पहुंच सके, क्योंकि आप सोचिए कि मैं बीएसपी को नहीं छोड़ता, मैं बीजेपी को नहीं छोड़ता, मैं भीम आर्मी को नहीं छोड़ता। जो सच्चाई है मैं उसको बताता हूं, जो मेरे आवाम, मेरी जनता के हित में होता है, मैं उसके बारे में बातचीत करता हूं। मुझे किसी पार्टी से लेना देना है ही नहीं। मैं बात जो करूंगा वो तार्किक, लॉजिक और सही चीज पर करूंगा, जो जनता के हित में होगा। मेरठ के रसूलपुर में अपने जातिवादी सोच से ग्रस्त कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों ने दलितों को शादी में डीजे बजाने से रोका और उन पर पथराव किया। अब इस घटना पर कथित दलित नेता और बुद्धिजीवी चुप्पी साध लेंगे, क्योंकि इस पे बोलेंगे तो बहुजन एकता में दरार आ जाएगी। लेकिन हम तो बोलेंगे, क्योंकि अपने समाज के लोगों की बलि देकर हमें बहुजन एकता नहीं बनानी है। तो जो इन्होंने कहा अभिषेक राव ने, वही मैं कह रहा हूँ। मैं अपने दलित समाज की बलि चढ़ाकर मैं बहुजन नेता या बहुजन पत्रकार नहीं बनना चाहता। सबसे पहले मेरा अपना दलित समाज है, मेरा अपना बहुजन समाज है। लेकिन बहुजन समाज में अगर बहुजन समाज बनाने की बात आएगी और कोई कट्टरपंथी दलितों के साथ करेगा तो मैं बर्दाश्त कतई नहीं करूंगा। तो आज भीम आर्मी के चीफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या ये दलित दलित नहीं है क्या? क्यों नहीं इनकी आवाज चंद्रशेखर भाई सदन में उठा रहे हैं या सड़कों पर मुसलमानों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जो मुसलमान कट्टरपंथी से दलितों की बारात रोक रहा है, डीजे बजाने को रोक रहा है, क्या
ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय अगर हमला करते तब ये आते सड़क पर? सोचिए आप, तब भीम आर्मी के तमाम लोग सड़कों पर आ जाते। मैं ब्राह्मण ठाकुर वैश्य क्षत्रिय वैश्य का इत्यादि का जितने लोग जो मनवादी लोग हैं, मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ जो दलित है और जो हिंदू हैं उनमें दरार डालने की कोशिश ये लोग करते हैं। अगर मुसलमान हमला दलितों पर कर दे, ओबीसी हमला दलितों पर कर दे, तब ये लोग नहीं बोलते हैं। ऐसा क्यों? सबसे बड़ी खबर की बात अगर हम करें दोस्तों, तो सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये है कि हरियाणा में राजनीति बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है और मायावती जी और इनेलो का गठबंधन हुआ है हरियाणा में। लेकिन क्या लगता है, इनेलो और गठबंधन मायावती जी का कामयाब हो पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, आपको हम बता देते हैं। हरियाणा में गठबंधन आपने तो कर लिया, लेकिन क्या आपने हरियाणा की गलियों में घूमा? हरियाणा में गठबंधन करने से जीत नहीं होगा। एक नहीं, आप 10 गठबंधन कर लीजिए। कांग्रेस और बीजेपी वहां पर मजबूत है और मजबूती के साथ वो लगातार रैलियां कर रही है। मैंने एक भी हरियाणा की रैली का वीडियो नहीं देखा आज तक, और ना ही मैंने सुना कि हरियाणा में गठबंधन के बाद बहुजन समाज पार्टी और इनेलो ने गली चौराहे मार्केट इत्यादि जगहों पर उन्होंने जनसभाएं की है। तो गठबंधन करने से जीत अगर हो जाती तो पिछले 2012 से आप लगातार हारती आई हैं, गठबंधन करते आई हैं, तो आप जीत जाती बहन जी। तो अब जरूरी है कि अगर आपने गठबंधन किया है 3 महीना पहले, 2 महीना पहले, तो आपको सड़कों पर उतरना होगा अगर आपको हरियाणा में चुनाव जीतना है तो। और सच कहो पड़ोसे न रहो, ये कहावत गांव में है। सच्चाई ये है कि अगर आप सड़कों पर नहीं आएंगी तो चुनाव आप कतई नहीं जीत पाएंगी। मैं हमेशा चाहता हूं बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतकर सदन में और राज्यसभा सदन में पहुंचे, संसद में पहुंचे, लेकिन मेरे अकेले चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जब तक नेता और जब तक बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी सड़कों पर नहीं आएंगे, जिसने गठबंधन किया है इनेलो, वो भी सड़क पर नहीं दिख रहे हैं। तो हमें मजबूती के साथ अगर चुनाव जीतना है तो आना पड़ेगा। बात करते हैं अमित शाह की। इन्होंने कहा कि हरियाणा में पिछड़े वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को नहीं देने दूंगा। सोचिए, देश में प्राइवेशन कर रहे हैं आप लोग, प्राइवेट नौकरियां आ रही है, आरक्षण वहां खत्म हो रहा है। आरक्षण की चिंता जब चुनाव आता है तब आप लोग करते हैं। तो मैं सीधा तौर पर हमला सभी पार्टियों पर करता हूं जो पार्टी दलित पिछड़े आदिवासी के खिलाफ बोलती है। आप सोचिए कि इन्होंने कहा मैं पिछड़ों का आरक्षण छीन के मुसलमानों को नहीं देने दूंगा। यहां पर पिछड़े बनाम मुसलमान की लड़ाई शुरू हो सकती है, इससे अराजकता भी फैल सकता है। लेकिन आप सोचिए कि जितना देश में प्राइवेट कंपनियां आई हैं उसमें क्या आरक्षण के दम पर ओबीसी समाज को लिया गया है? कतई नहीं। तो साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। दरअसल दोस्तों, कानपुर में, जो उत्तर प्रदेश में कानपुर है, उसकी हालात क्या है आपको समझना चाहिए। कानपुर में सबसे बड़ी हॉस्पिटल हैलेट हॉस्पिटल है और इसे शेयर करने वाले सूरज कुमार बौद्ध हैं। इन्होंने कहा कि कानपुर में जो अस्पताल की हालात है वो बहुत ही जर्जर है। लाइट नहीं आती, मरीजों को परेशानी होने लगती है। किस तरह से अस्पतालों में लाइट नहीं है, देख सकते हैं आप किस तरह से लोग पंखे का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेने का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ की लाइट व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ की जितनी भी सरकारी संस्थानें हैं उस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है यदि बसपा की सरकार होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। सारे चीज़ सही होते, टाइम टेबल सारी चीज़ों की सही होती, सारे डॉक्टर्स, सारे विभाग की टाइम टेबल एकदम सेट हो जाती। रामजी पाल गौतम पर हमला होता है, एक नहीं दूसरी बार है। पहले राजस्थान में हमला हुआ, फिर अब मुंबई में हमला हुआ है। माफ कीजिएगा कहीं रामजी पाल कहा हो तो प्लीज। तो बीएसपी सांसद रामजी गौतम को मुंबई में थप्पड़ मारने की घटना हुई है। यह बहुत निंदनीय घटना है। थप्पड़ मारने की टाइमिंग और कांग्रेस चैनल आवाज इंडिया का वहां होना और इतना साफ वीडियो बनाना सुनियोजित साजिश लगता है, द कुशवाइस ने कहा है। द कुशवाइस ने साबित किया है कि इस तरह से अगर वीडियो बनाई गई है इतनी साफ क्लियर, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की ये नेता होंगी और ये साजिश के तहत रामजी गौतम को थप्पड़ मारा गया है। आपको क्या लगता है, सुझाव दीजिए। लेकिन आपको अभी रुकना पड़ेगा क्योंकि अभी अभिषेक सिंह के बारे में भी आपको जानना है। अभिषेक सिंह जी वो हैं
जो मुजफ्फरपुर के एसपी साहब हैं, और एसपी साहब का कहना है कि जब कांवड़िया रास्ते से निकलेंगे तो जितने होटल वाले हैं वो अपने नाम का, जाति का नेम प्लेट अपने होटल के सामने लगाएंगे ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सोचिए ये किस तरह से जातिवादी मानसिकता के लोग हैं। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूं कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 रुपये से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। मैं आपके पैसे के पाई का हिसाब दूंगा कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।